वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल द एकेडमी बाय लव। जो आज की वीडियो है वो हमारे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है वीडियो, उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं और साथ साथ में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो के बाद ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एग्रेरियन रिफॉर्म्स क्या होते हैं? एग्रेरियन रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स हैं जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को एक बेटर कंडीशन के अंदर लाने के लिए किए गए थे। ये मेनली तीन तरीके से बांटे गए, तीन तरीके में करे गए। पहले थे टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरे थे जनरल रिफॉर्म्स और तीसरे थे लैंड रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने का ट्राई किया। कैसे किया? सबसे पहला रिफॉर्म किया गया यूज़ ऑफ HYV सीड्स। 1965 से HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज़ करना शुरू किया गया और जो कन्वेंशनल सीड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। HYV सीड्स क्या करते हैं? वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर देते हैं। तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया 2015-16 में, ताकि जो HYV सीड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और उनकी ग्रोथ और ज़्यादा कराई जा सके। हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं, आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो ये प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अभी तक के टाइम पे हम नियरली 304 लाख क्विंटल सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। जो दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म किया गया एग्रीकल्चर में वो था यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को बढ़ावा दिया गया। 2015-16 तक 267 लाख केमिकल फर्टिलाइज़र, 267 लाख टन केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया जा चुका है। 14 सेंट्रल प्लांट लगा दिए गए हैं पूरी कंट्री में, जिनके द्वारा ये केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तीसरा, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को इंक्लूड किया गया, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो फार्मिंग को एक साइंटिफिक तरीके से कर सकें, जिससे उनको बेनिफिट थोड़े ज़्यादा मिले। इस रिफॉर्म के अंदर साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस पे करी गई, जैसे कि फार्मर्स को बताया गया कि उनको अपनी सॉइल कैसे चेक करवानी है, कैसे सीड्स का सिलेक्शन करना है, उनकी सॉइल की क्वालिटी क्या है, उसके अंदर मिनरल्स कौन कौन से हैं, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करना है, क्रॉप को कैसे रोटेट करना है। अगर एक टाइम पीरियड के लिए वो कोई फसल उगा रहे हैं तो अगले टाइम पीरियड पे वो कौन सी फसल उगा सकते हैं, ये सारी नॉलेज उनको दी गई। और इस नॉलेज को थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए भारत के अंदर 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई हैं। चौथा जो टेक्निकल रिफॉर्म किया गया दैट वाज मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के तरीक़ों को मैकेनाइज्ड कर दिया गया, यानी मशीनों के द्वारा कल्टीवेशन करी जाने लगी। फार्मर्स को ये अनेबल किया गया, ये उनको सपोर्ट दिया गया ताकि वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स जैसे बड़ी बड़ी मशीनें खरीद सके, ताकि जो उनका एक्सपीरियंस है फार्मिंग का थोड़ा बेटर हो जाए। इसके लिए ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने रीजनल रूरल बैंक्स RRB भी सेटअप किए हैं, ताकि छोटे फार्मर इन मशीन्स को खरीदने के लिए यहाँ से पैसा ले सके। जो दूसरे रिफॉर्म्स है वो है लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहला जो लैंड रिफॉर्म यहाँ पर किया गया है दैट इज़ अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन से चल रहे थे, जैसे जमींदारी सिस्टम चल रहा था जो कि बहुत ख़राब सिस्टम थे, उनको सही किया गया। तो लैंड रिफॉर्म में सबसे पहला काम यही किया गया, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो स्टेट यानी गवर्नमेंट और टिलर्स ऑफ द सॉइल यानी एक्चुअल फार्मर के बीच में जो भी इंटरमीडियरीज थी उनको यहाँ से हटा दिया गया। फॉर एग्जांपल, जैसे ज़मींदार थे जो पहले स्टेट और टिलर्स ऑफ सॉइल के बीच में थे, जो ज़मींदार थे उनको हटा दिया गया। जिससे क्या हुआ, जिससे जो ओनरशिप है वो अब डायरेक्टली किसके हाथ में आ चुकी है, वो डायरेक्टली टिलर्स ऑफ द सॉइल के हाथ में आ चुकी है। तो अब उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़मींदारों के द्वारा नहीं होता, उनके ऊपर अत्याचार ज़मींदार नहीं कर पाते। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। जो रेंट की जो एक प्रथा चलती आ रही थी कि बहुत इलीगल रेंट लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा रेंट लिया जा रहा था, बहुत ही ख़राब तरीके से लिया जा रहा था, इसको भी गवर्नमेंट ने सही करने का ट्राई किया था। गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी थी रेंट की, जो ऑलमोस्ट जितना भी फार्मर अपनी क्रॉप को बेचता था मार्केट में उसके 1/3 वैल्यू के बराबर होता था। तीसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चरल कंडीशन थी, वहाँ पर जो लैंड थी फार्मर्स के पास वो बहुत छोटी छोटी और फैली लैंड थी, बहुत स्कैटर्ड लैंड थी। यानी एक पीस पॉइंट A पे होता था तो दूसरा पीस काफ़ी दूर पॉइंट B पे होता था, तो वहाँ पे फार्मिंग करना बहुत इनफेक्टिव हो जाता था, बहुत ही
हार्ड हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने वहाँ पर कंसोलिडेशन करनी शुरू करी लैंड की। अगर एक फार्मर की लैंड का एक पीस पॉइंट ए पे है तो उसको उसी लैंड के बराबर में दूसरा लैंड दिया गया, और ऐसे ही बहुत सारी लैंड को भारत के अंदर कंसोलिडेट किया गया, जोड़ा गया, और छोटे छोटे पीस के लैंड से क्या बनाया गया, एक बिगर पीस ऑफ लैंड बनाया गया। चौथा, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग मतलब यहाँ भी एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी ओनरशिप पे। जी हाँ, कि लैंड की ओनरशिप किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक फैमिली की गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी, ताकि जो हम कहते हैं ना कि अननेसेसरी या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। तो इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग भी लगाई। अब अगर आपके पास या किसी फार्मर के पास लैंड की जितनी भी सीलिंग है, जितनी भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट वो लैंड लेकर गरीब फार्मर्स के अंदर बांट दिया करती थी। पांचवा, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट फार्मिंग के भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाया और ये बताया फार्मर्स को कि अगर वो मिलजुल के फार्मिंग करें, मिलजुल के इनपुट्स खरीदें तो उनको इनपुट सस्ते पड़ेंगे, और जब वो उन इनपुट से अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो उनके जो प्राइस, जो उनका जो आउटपुट है वो हायर प्राइस के ऊपर बिकेगा, तो उन सारे फार्मर्स को यहाँ पर फायदा होगा। जो थर्ड टाइप के जो हमारे रिफॉर्म्स हैं वो है जनरल रिफॉर्म्स। सबसे पहला इसके अंदर था एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। भारत के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया गया। प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। आज के टाइम में भारत के अंदर जो इरिगेशन का जो एरिया है वो 45% तक बढ़ चुका है, या 45% पहुंच चुका है, जो कि पहले के टाइम 1951-52 के टाइम पे 17% ही था। दूसरा, प्रोविजन फॉर क्रेडिट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल बिजनेस हो, क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये सोल होता है बिजनेस का। तो फार्मर्स को भी क्रेडिट मिल सके, पैसा मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ लाई गई, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स लाए गए, रीजनल रूरल बैंक्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें लाई गई। आज के टाइम में भारत में 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और 768 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हमारी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जिनका मेन मोटिव ये होता है कि वो कैसे ना कैसे करके जो ये छोटे फार्मर्स हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर वाले मनी लेंडर्स के हाथ में फंसे हुए हैं, अपने रिलेटिव्स या मनी लेंडर्स या ट्रेडर्स, इनसे उधार लेके जो फंस जाते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना और उनको एक इंस्टीट्यूशनल सोर्स से क्रेडिट दिलवाना, ताकि वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट भी कम पड़े और वो आसानी से अपना काम भी कर सके। 72% जो नीड है आज के टाइम पे भारत के फार्मर्स की, जो क्रेडिट की नीड है, वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पूरी हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। 1982 में नाबार्ड, जो कि इस पूरे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि एक वॉचडॉग का काम करता है, उसको भी सेटअप किया गया था। तीसरा जो जनरल रिफॉर्म किया गया, दैट वाज टू रेगुलेट मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमने फार्मिंग लेवल पे तो अच्छा काम कर दिया, लेकिन जब वो आउटपुट फार्मर के पास से मार्केट में जाता है तो वहाँ पे भी उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इसको भी सही करने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट्स को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया और कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी, ताकि वहाँ पर मार्केट के अंदर फेयर प्राइस और प्रैक्टिसेस चल सकें, फार्मर्स को कोई भी नुकसान ना हो। इनको सेटअप किया गया ताकि फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस मिल सके और उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ सके। ये सोसाइटीज़ क्या करती हैं, ये सोसाइटीज़ ये चेक करती हैं कि मार्केट के अंदर कभी भी एक्सेस सप्लाई ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही एक्सेस सप्लाई होगी, आपको पता है एक्सेस सप्लाई कॉजेज रिडक्शन इन प्राइस। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उससे प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तो फार्मर्स को नुकसान होगा, प्राइस क्रैश हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ क्या करती है, अपने स्टोरेज भी चलाती हैं, अपने गोडाउन्स भी चलाती हैं, जिसके द्वारा वो एक्स्ट्रा सप्लाई को अपने पास होल्ड कर लेती हैं और कभी भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं पहुंच पाती। फोर्थ है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट MSP लगाती है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी यूज़ करती है, जिसका मतलब ये होता है कि फार्मर्स को कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही अगर वो अपना सामान गवर्नमेंट को बेचते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मार्केट में सामान बेचने के बाद भी फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को उसको बेचते हैं ताकि उनको उस बचे हुए सरप्लस का लॉस ना हो, क्योंकि बिका तो है नहीं। तो गवर्नमेंट उनको इस लॉस से बचाने के लिए क्या करती है, वो सारा सामान खरीद लेती है। किस प्राइस पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। अगर
मार्केट प्राइस एमएसपी से कम है तो वो एमएसपी पे खरीदती है गवर्नमेंट, और अगर मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा पे खरीदती है। फार्मर्स को इन शॉर्ट गवर्नमेंट लॉस नहीं होने देती। जो गवर्नमेंट का जो बफर स्टॉक बनता है वो भी इन्हीं तरीकों से बनाया जाता है, ये भी उसका एक कंपोनेंट है। अब हमने देखा कि फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, प्रॉब्लम्स पढ़ी, अब यहाँ पर हमने रिफॉर्म्स भी पढ़ लिए। सब कुछ बहुत ईजी है, इनमें ज़्यादा ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको वीडियो के अंदर बताया गया है ये आंसर्स सफिशेंट हैं, आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा एडिशनल डाटा आप करंट ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि फ़िलहाल अभी हमारे पास कितने आरआरबीज़ हैं, कितने डेवलपमेंट बैंक्स हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमने ये रेवोल्यूशन करा इसको नाम क्या दिया गया। एक्चुअली में ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ था कि पूरी कंट्री के अंदर एकदम ही सिर्फ एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ था। कि जितने भी हमने अपने 1951 की जो स्टेट से लेके हम जो आज तक की स्टेट पे आए हैं, एक काफ़ी डेवलप्ड स्टेट के ऊपर आ गए हैं। इसके अंदर हमारे जितना भी अच्छे काम हुए, जितने भी बेनिफिट हुए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सब्सटेंशियल राइज आया उसके अंदर, हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, हमारी काफ़ी चीज़ें बढ़ी। तो यही जो चीज़ है, इन बेनिफिट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन। With the help of agrarian reforms, agriculture sector of our country has transformed into a developing sector from a stagnant sector. 1951 में हम लोग एक stagnant sector था हमारा एग्रीकल्चर, लेकिन आज वो एक डेवलपिंग सेक्टर है। तो यही जो चेंज आया है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन है यहाँ पर जो टर्म है वो दिखाती है क्रॉप का मतलब, और रेवोल्यूशन का मतलब है स्पर्ट, मतलब इंक्रीज, कि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 1967-68 में ये रेवोल्यूशन होना शुरू हुआ, और उसके बाद से इंडिया आज के टाइम पे बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है। इसको हम दो फेज़ के अंदर पढ़ते हैं। पहला फेज़ है मिड 60s से लेके मिड 70s तक, जिसके अंदर वीट और राइस मेन फोकस थे। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मेन सेंटर स्टेट्स हैं जहाँ पर एक ग्रीन रेवोल्यूशन लागू हुआ फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ जो मिड 70s से लेकर मिड 80s में था, इसमें कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स के ऊपर हम नहीं गए, इसमें हमने सारी क्रॉप्स को बढ़ाने के ऊपर काम किया, और ये किसी स्पेसिफिक स्टेट्स में भी नहीं रहा, बल्कि भारत के ऑलमोस्ट हर रीजन तक ग्रीन रेवोल्यूशन पहुंच गया। तो अब बात करते हैं कि अचीवमेंट क्या रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की। जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन करा है उसके अचीवमेंट क्या हैं। सबसे पहला, राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज भारत सेल्फ सफिशिएंट है। 1962 में हमें पाकिस्तान के साथ वॉर में कदम पीछे खींचने पड़े थे, क्योंकि हमें अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो हमारे फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर देगा। वहाँ से लेकर आज यहाँ पर हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है। क्यों? जाहिर सी बात है कि हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 1951 में हम लोग 660 kg पर हेक्टेयर वीट की प्रोडक्शन करते थे, लेकिन अब 2016-2017 में हम 3216 किलो तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही राइस की प्रोडक्टिविटी उस टाइम पर सिर्फ 665 kg थी, जो कि आज के टाइम पे 2550 kg तक पर हेक्टेयर पहुंच चुकी है। ये जो लॉन्ग लास्टेड स्टैग्नेशन थी ना हमारे एग्रीकल्चर में, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं रही थी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने पे ख़त्म हुई। जो हमारा एरिया है अंडर कल्टीवेशन वो भी काफ़ी बड़ा, क्योंकि HYV सीड्स क्या करती हैं, बहुत जल्दी से प्रोडक्शन करती हैं, वो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेती, उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जो सोइंग और हार्वेस्टिंग की जो है क्रॉप्स है, जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं वो काफ़ी लंबा टाइम नहीं रहा, वो कम टाइम हो गया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स ने क्या कर दिया है, फैलोइंग। फैलोइंग क्या होती है? फैलोइंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम सॉइल को आइडल छोड़ देते हैं, उस पर कुछ काम नहीं करते, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं ताकि वो रिपेयर हो सके। लेकिन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो फैलोइंग में जो टाइम लगता था 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या और भी लंबा टाइम, अब ये नहीं लगता। हम फर्टिलाइजर डालते हैं और क्रॉप दोबारा से प्रोडक्टिविटी के लिए रेडी हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारा एरिया है कल्टीवेशन के अंदर का वो भी बढ़ गया है। पहले वो एरिया 13 करोड़ हेक्टेयर था, जो कि आज के टाइम पे 19 करोड़ हेक्टेयर है। तो 6 करोड़ हेक्टेयर हमने ऐसे एरिया बढ़ा लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ में हमने कमर्शियल फार्मिंग के अंदर भी शिफ्ट किया है। जो हमारा आउटलुक था फार्मर्स का कि बस वो अपने लिए ही खाना बनाते थे, अपने लिए ही प्रोडक्शन करते, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अब वो नहीं हो रहा है, क्योंकि HYV सीड्स आ चुकी हैं, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। उनका अपनी फैमिली की नीड पूरी करने के बाद इतना सरप्लस बच जाता है कि वो मार्केट में उसको बेच सके। तो यानी उनका जो सब्सिस्टेंस आउटलुक था अब वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चेंज हो गया है। और जो सबसे मेन पॉइंट है क्या, कि भारत सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये थे हमारे अचीवमेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की हमने अचीवमेंट करी। लेकिन क्या ये अचीवमेंट काफ़ी हैं?
ये हमें क्वेश्चन पूछना है। हम ये देखते हैं कि भारत ने जो भी अचीवमेंट करी है वो काफ़ी अच्छी है भारत के अगर हम डाटा की बात करें, लेकिन जब हम वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से बात करते हैं तो भारत आज भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या हमें एक दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, यह आप लोगों का क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट्स में इसके आंसर बता सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे इसके आंसर बता सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप का नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर अपने आंसर्स सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको पहले एकदम पता चल जाए। सो गुड बाय।